हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे उसका ये सेट नंबर 40 है और ये है HSSC ग्रुप डी। ये हुआ था 2018 में। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। सारा मरुस्थल के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़िए। यह 9 देशों में फैला है। इसका क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल के दुगने से भी ज़्यादा है। तो इसका आएगा केवल 2 आंसर। इसका क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल से भी दुगने से भी ज़्यादा है। तो सारा मरुस्थल कितने देशों में फैला हुआ है? सारा मरुस्थल 11 देशों में फैला हुआ है। और ये देश कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मारिटानिया, नाइजर, सूडान, पश्चिमी सहारा, ट्यूनीशिया के बड़े हिस्सों को कवर करने वाला और 11 अफ्रीकी देशों में फैला हुआ है। ये सारा मरुस्थल कितने देशों में फैला हुआ है? 11। महाभारत के डैश अध्याय में भगवत गीता है? तो महाभारत के 18वें अध्याय में भगवत गीता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड बनाम निजता को खतरा अपने ऐतिहासिक फैसले में यह कहा है कि आधार कार्ड जोड़ना अनिवार्य है। तो इसमें अपवाद क्या है? इसमें अपवाद है 1, 3 और 4। जो 1 विद्यालय में प्रवेश, 3 नीट, जेईई, यूजीसी और सीबीएसई परीक्षाएं और कॉरपोरेट प्रमाणीकरण, ये इसके अपवाद हैं। हरियाणा के विधि मंडल ने हरियाणा नगर निगम संशोधन बिल डैश में पारित किया था। तो ये कब पारित किया था? 31 मार्च 2016 में ये पारित किया था। हरियाणा के विधिमंडल ने हरियाणा नगर निगम संशोधन बिल 31 मार्च 2016 में पारित किया था। निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए। तो इनमें से सही युग्म कौन सा है? सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है। तो इसमें से ये सही युग्म है, बाकी ये गलत है। सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। रेवाड़ी, मंदरगढ़ और गुरुग्राम में डैश में समृद्ध है। तो ये किस में समृद्ध है? स्लेट में। रेवाड़ी, मंदरगढ़ और गुरुग्राम में अच्छी क्वालिटी की स्लेट पत्थर मिलता है। बेकिंग सोडा और एक मंद खाद्य अम्ल जैसे डैश का एक मिश्रण बेकिंग पाउडर है। बेकिंग सोडा और एक मंद खाद्य अम्ल जैसे डैश का एक मिश्रण बेकिंग पाउडर है। तो इसका क्या होगा? टार्ट्रिक अम्ल। क्या होगा इसका? टार्ट्रिक अम्ल। बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, लेकिन इसमें पहले से ही एसिडिंग एजेंट टार्ट्रिक की क्रीम टार्ट्रिक एसिड का व्युत्पन्न और एक सुखाने वाला एजेंट आमतौर पर स्टार्च भी शामिल है। गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करने के लिए अम्लीय घटक सोडियम बाइकार्बोनेट और पानी के साथ मिलते हैं। तो बेकिंग सोडा और एक मंद खाद्य अम्ल जैसे क्या है? टार्ट्रिक अम्ल। हरियाणा राज्य में डैश जिले हैं? तो हरियाणा राज्य में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। बीबीपुर, नजफगढ़, बड़खल, कर्ण झील, जहाजगढ़ और सुल्तानपुर सबसे मशहूर जिले हैं। तो कितने हैं? 6 जिले हैं। मैग्नीज हरियाणा के डैश जिले में पाया जाता है? तो मैग्नीज हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। हरियाणा को खनिज समृद्ध राज्य के रूप में तो नहीं गिना जाता, लेकिन है ना, महेंद्रगढ़ जिले में चूना पत्थर, संगमरमर, लौह अयस्क और स्लेट अलग अलग मात्रा में पाई जाती हैं। इसी प्रकार महेंद्रगढ़ में अभ्रक, कैल्साइट, तांबा अयस्क, काइनाइट, मैग्नीज अयस्क, अभ्रक और वर्मिक्यूलाइट पाए जाते हैं। तो मैग्नीज हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा वृहद आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं है? तो वृहद आर्थिक घटकों का उदाहरण उपर्युक्त में से कोई भी नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स संपूर्ण रूप में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन, संरचना, व्यवहार और निर्णय लेने से संबंधित अर्थशास्त्र की एक शाखा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कई तरह की अर्थव्यवस्था विस्तृत घटनाओं की जीडीपी, बेरोजगारी दर, राष्ट्रीय आय, मूल्य सूचकांक, बचत, निवेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्त की गहन जांच की जाती है।
उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र डैश द्वारा लिखा गया था। तो उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र किसके द्वारा लिखा गया था? ये ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली द्वारा लिखा गया था और इनमें लगभग 1300 शेर हैं और उनके द्वारा लिखी गई लगभग 116 गजलें हैं। तो उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र अल्ताफ हुसैन अली द्वारा लिखा गया था। बाणभट्ट ने डैश लिखा था। तो बाणभट्ट ने क्या लिखा था? हर्षचरित्र। हर्षचरित्र बाणभट्ट द्वारा भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी पर लिखित एक किताब है जो 7वीं शताब्दी ईस्वी के संस्कृत लेखक थे। वे हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्षचरित्र बाणभट्ट की पहली रचना थी और इसे संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक काव्य रचनाओं की शुरुआत माना जाता है। तो बाणभट्ट ने क्या लिखा था? हर्षचरित्र। निम्नलिखित में से कौन सी दाईं ओर से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है? तो ये है सोन नदी। ये बाकी और सारी बाईं ओर से मिलती है, सोन नदी दाईं ओर से मिलती है गंगा नदी में। गंगा की सहायक नदियां हैं, ये दाईं ओर से मिलती है सोन नदी। नैतिकता में से किसका सही अर्थ नैतिकता है? तो ये होगा, इसका होगा उपर्युक्त सभी। हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? पगड़ी कहलाती है। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है। तो भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है? भक्ति। भगवत गीता के 18 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को भगवान के साथ मिलने के 3 तरीकों के रूप में विस्तार किया है। तो 3 तरीके कौन से बताए हैं भगवान श्री कृष्ण ने? कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है भक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में अलैंगिक प्रजनन तंत्र नहीं है? तो इसका आएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। पौधों में अलैंगिक प्रजनन नवोदित विखंडन, बीजाणु गठन और वानस्पतिक प्रसार के माध्यम से हो सकता है। पोपिक्सिस अलैंगिक प्रजनन द्वारा सामान्य यौन प्रजनन का प्रतिस्थापन है। एपोमिक्स द्वारा उत्पन्न बीज अलैंगिक प्रजनन का एक साधन है जिसमें बीज का गठन और फैलाव शामिल होता है जो भ्रूण के निषेचन से उत्पन्न नहीं होता। तो इसका आएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 1940 के मुस्लिम लीग संकल्प के संदर्भ में गलत चुनिए। तो गलत क्या है? ये दूसरा गलत है भाई। इसने भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों के लिए स्वशासन विधेयक की मांग की, ये सही है। वह भारत के विभाजन को लेकर संदिग्ध थी, ये भी सही है। फिर भी अंततः इसने पाकिस्तान के निर्माण की नींव रखी। 1940 का जो मुस्लिम लीग संकल्प के संदर्भ में गलत यही था, दूसरा। प्रोफेसर बोनो, जिसे हम कानून और सुव्यवस्था के वाद विवाद और समाचारों में सुनते रहते हैं, डैश से संदर्भित है। तो ये किससे संदर्भित है? निशुल्क विधिक सेवाएं। निशुल्क विधिक सेवाओं से संदर्भित है कौन? प्रोफेसर बोनो, जिसे हम कानून और सुव्यवस्था के वाद विवाद और समाचारों में सुनते रहते हैं। तो ये निशुल्क विधिक सेवाओं से संदर्भित है। आमतौर पर प्रो फ्री में छोटा, पेशेवर रूप से स्वेच्छा से और बिना भुगतान किए गए काम के लिए एक लैटिन वाक्यांश है। यह काम से संबंधित है, विशेष रूप से एक वकील द्वारा भुगतान के लिए पूछे बिना कई वकील बिना किसी पेशेवर शुल्क के बहुमूल्य कानूनी सलाह और समर्थन के साथ गरीब और अल्प विकसित ग्राहकों को प्रदान करते हैं। भगवान राम की रावण पर विजय का त्योहार कहलाता है। तो क्या कहलाता है? दशहरा। दशहरे का उत्सव रामायण के हिंदू महाकाव्य में निहित है। तो दशहरे का उत्सव कहाँ निहित है? हिंदू महाकाव्य में। यह भगवान विष्णु के 8 अवतार भगवान राम द्वारा 10 सिर वाले राक्षस रावण की हार और मृत्यु के अवसर पर मनाया जाता है। इसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। तो भगवान राम की रावण पर विजय का त्योहार दशहरा कहलाता है, सबको पता है भाई। भगवत गीता में डैश और भगवान कृष्ण के बीच वार्तालाप है।
तो कहा अर्जुन। भगवत गीता में अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच वार्तालाप का वर्णन है। नाई दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार है। तो नाई किस दर्पण का यूज करता है? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। निम्नलिखित में से कौन सा रोग साल्मोनेला जीवाणु द्वारा होता है? तो कौन सा रोग होता है? टाइफाइड। टाइफाइड बुखार एक प्रकार का बुखार है जिसमें पैराटिफाइड बुखार भी शामिल है। तो जिसमें पैराटिफाइड बुखार भी शामिल है, इसका कारण बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी है, जिसे आंतों और रक्त में बढ़ते हुए साल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी के रूप में भी जाना जाता है। टाइफाइड किसी संक्रमित व्यक्ति के मल से, दूषित भोजन या पानी से फैलता है। तो इसका क्या होगा? टाइफाइड। निम्न कौन सा रोग साल्मोना जीवाणु द्वारा आता है? तो टाइफाइड। प्रकाश का त्योहार है। तो प्रकाश का त्योहार कौन सा है? दिवाली। निम्नलिखित में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है? तो लाल रक्त कणिकाएं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन है जो सभी रेड ब्लड सेल्स के भीतर पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। यह ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। यह प्रचुर मात्रा में फेफड़े में होता है और जहाँ शरीर के चारों ओर इसकी आवश्यकता होती है वहाँ ऑक्सीजन छोड़ देता है। हीमोग्लोबिन विवर्णक है जो आरबीसी को अपना लाल रंग देता है। तो निम्न में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है? लाल रक्त कणिकाएं। मछलियों के हृदय में डैश कक्ष होते हैं। तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। मछली का हृदय जिसमें एक आलिंद और एक वर्टिकल से बना 2 कक्षीय अंग होता है। दोनों कक्षों के बीच एक अल्प विकसित वाल्व स्थित है। रक्त को वेंट्रिकल से शंकु धमनियों के माध्यम से गलफड़ों में पंप किया जाता है। तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। इसका आंसर 2 होगा। वह फसल जो जून में वर्षा के आरंभ के समय बोई जाती है और नवंबर के माह में काटी जाती है वह क्या कहलाती है? तो वह खरीफ की फसल कहलाती है। जो जून में बोई जाती है और नवंबर के माह में काटी जाती है वो होती है खरीफ की फसल। दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में बोई जाने वाली फसलें खरीफ या मानसून की फसलें कहलाती हैं। इन फसलों को मई के अंत से जून की शुरुआत तक की मौसम की शुरुआत में बोया जाता है। और ये कौन कौन सी होती हैं? चावल, मक्का, उड़द, मूंग दाल और बाजरा प्रमुख खरीफ की फसलें होती हैं। भारत में राजनीतिक पक्ष प्रणाली के उद्भव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प चुनिए। तो इनमें से गलत विकल्प चुनना है। तो गलत होगा इसमें, देखो भाई गलत होगा ये 4th। वर्तमान में गठबंधन और मित्र पक्षों ने प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक स्थान और चुनाव की प्रक्रिया को संकुचित कर दिया है। तो गलत तो होगा ये, और ये जो सही है ये पढ़ लेते हैं एक बार। चौथे केंद्रीय आम चुनाव की परिणति गठबंधन की राजनीति की शुरुआत में हुई। 1960 के दौरान नए राजनीतिक वर्गों के उद्भव का सीधा संबंध भूमि सुधार के दुष्प्रभाव में ग्रामीण भारत में मालिकाना किसान वर्ग के उद्भव से था। गठबंधन की राजनीति ने पक्षों का ध्रुवीकरण कर दिया। तो ये तीनों सही है और ये चौथा है गलत। बड़खल झील कहाँ स्थित है? तो बड़खल झील है फरीदाबाद में। बड़खल झील हरियाणा में फरीदाबाद के पास बड़खल गांव में स्थित एक प्राकृतिक झील है। तो ये कैसी झील है? बड़खल झील है प्राकृतिक झील। और अरावली रेंज की पहाड़ियों से टकरा कर यह मानव निर्मित तटबंध था और पड़ोसी क्षेत्रों में अनियंत्रित। तो बड़खल झील कैसी झील है? प्राकृतिक झील है और अरावली क्षेत्र में है और फरीदाबाद में स्थित है। ये ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था, ये सबको पता है। चीनी बौद्ध भिक्षु, विद्वान, यात्री और अनुवादक थे जिन्होंने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। तो ह्वेनसांग कौन सी शताब्दी में आया था? 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी और बौद्ध धर्म और भारतीय बौद्ध धर्म के बीच अंतर एवं समानता का वर्णन किया था। उन्होंने चीनी
कानून के मास्टर और तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। तो एनसांग एक चीनी यात्री था। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक है। तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन के उचित संश्लेषण और कार्य के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए 4 आयोडीन अणुओं की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन का उत्पादन कम हो जाता है, थायराइड ऊतक बढ़ जाता है और इस बीमारी को सरल गोइटर के रूप में जाना जाता है। तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। साहिबी नदी को डैश भी कहते हैं। तो साहिबी नदी को दृश्यदती भी कहते हैं। कई आधुनिक विद्वान वैदिक काल की दृश्यदती नदी के साथ साहिबी नदी की पहचान करते हैं, जिसके किनारे पर वैदिक अवस्था में ब्रह्मावर्चस्व वैदिक संस्कृति विकसित हुई थी। दृश्यदती नदी ने ब्रह्मावर्त की वैदिक राज्य की एक सीमा बनाई थी, जबकि अन्य सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद और मनुस्मृति में इसका उल्लेख मिलता है। तो साहिबी नदी को क्या भी कहते हैं? दृश्यदती नदी। क्या भी कहते हैं? साहिबी नदी को दृश्यदती नदी भी कहते हैं। कंप्यूटर में CMOS का मतलब है। तो कंप्यूटर में COMS का मतलब क्या है? कंप्लीमेंट्री मेंटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कंप्लीमेंट्री मेंटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर CMOS का मतलब है, फुल फॉर्म है इसकी CMOS की। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन विरोध था? तो कौन सा आंदोलन था? भारत छोड़ो आंदोलन। नेतृत्वहीन आंदोलन और विरोध था कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, 1857-58 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ भारत में एक बड़ा विद्रोह था। तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन है भाई, 5 प्रतिरोध ये पूरा पढ़ लेना। बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया तो 5 ओम प्रतिरोध के विद्युत धारा, तो इसका आएगा ये 1 पॉइंट में 2 एम्पियर। डैश ग्राम पंचायत के प्रमुख हैं। तो ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन हैं? ग्राम पंचायत के प्रमुख हैं तो ये श्रम अधिकारी ग्राम पंचायत के प्रमुख हैं। हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। ये भारतीय संसद, ये आएगा भाई, ये सरपंच आएगा इसका। सरपंच ग्राम पंचायत के प्रमुख हैं। तो कौन होते हैं ग्राम पंचायत के प्रमुख? तो सरपंच होते हैं। एक ग्राम पंचायत भारत में पंचायती राज का एकमात्र निचला स्तर है, और निचला स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत है, जो गांव में भारतीय स्थानीय स्वशासन प्रणाली को औपचारिक रूप प्रदान करता है। इसके निर्वाचित मुखिया के रूप में एक सरपंच होता है। सरपंच अन्य निर्वाचित पंचों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करता है। तो सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। हरियाणा डैश सदस्यों को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में भेजता है। तो हरियाणा राज्यसभा में कितने सदस्य भेजता है? 5। और लोकसभा में कितने? 10। और देखो भाई, राज्यसभा को उच्च सदन भी बोलते हैं, और लोकसभा को निचला सदन बोलते हैं, और राज्यसभा को उच्च सदन। तो हरियाणा के कितने मेंबर भेजते हैं? राज्यसभा में 5, लोकसभा में 10। आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाएं पढ़िए। तो इनमें से भाई देखो, ये है, इसका आएगा ये तीसरा और चौथा, ये दोनों है, ये तीसरा और चौथा। तो 1799 के युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की राजधानी मैसूर थी, और युद्ध के बाद राज्य 2 भागों में बंट गया था, एक ब्रिटिश के अंतर्गत और दूसरा मैसूर राज्य के अंतर्गत। तो देखो इसका आंसर होगा केवल 3 और 4।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पहली बार डैश में पारित किया गया था। तो 73वें संविधान तो पहली बार 1994 में पारित किया गया था। हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 में पारित किया गया था। इसे 21 अप्रैल 1994 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। वर्ष 2017 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में हरियाणा पंचायती राज संशोधन अधिनियम में संशोधन किया है। तो 21 अप्रैल 1994 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम है ना, उसको पहली बार 1994 में पारित किया गया था। स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात किसे भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हें 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष नामित किया गया था। उन्हें 11 दिसंबर 1946 को अप्रत्यक्ष चुनाव के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो अस्थायी कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे स्वतंत्रता के तुरंत बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के कुटुंबों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए डैश योजना शुरू की थी। तो कौन सी योजना? तीर्थ दर्शन योजना शुरू की थी। कब? मार्च 2017 में। तो मार्च 2017 में ये शुरू की थी। मार्च 2017 में तीर्थ दर्शन योजना शुरू की थी। 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक सरकारी खर्च पर देश के भीतर तीर्थ यात्रा पर जा सकेंगे। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे परिवारों से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के दौरे की पूरी लागत राज्य सरकार वहन करेगी। तो ये जो गरीबी रेखा से नीचे के 60 वर्ष से अधिक के जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं वो तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो सारा सरकार वहन करेगी। इस योजना में 2017 में ये लागू की थी सरकार ने, और तीर्थ दर्शन योजना इसका नाम है। हिमालयी क्षेत्र जहां ब्रिटिश उपनिवेश प्रशासन विशेषतः आकर्षित हुए और तत्पश्चात इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण हिल स्टेशन जैसे धर्मशाला, मसूरी, शिमला, कौसानी और छावनी कस्बे और स्वस्थ आश्रय जैसे शिमला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत आदि विकसित हुए हैं। यह संदर्भित क्षेत्र है। तो यह कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है लघु हिमालय में। कहाँ पड़ता है? ये लघु हिमालय में पड़ता है ये स्थान। हरियाणा डैश के पूर्ण करने वाला पहला राज्य है। तो हरियाणा जलीय स्तर मानचित्रण पूर्ण करने वाला पहला राज्य है। जलीय स्तर पूर्ण करने वाला हरियाणा अपने भूजल संसाधनों के लिए एक्वीफर मैपिंग पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। एक्वीफर पानी के असर वाली चट्टानों की एक भूमिगत परत है जिसमें से भूजल निकाला जा सकता है। यह एक्वीफर मैपिंग केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB के द्वारा 3D में एक 50,000 के पैमाने पर की गई है। तो जलीय स्तर मानचित्रण पूर्ण करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? हरियाणा। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें क्या है? सही वर्तनी है प्रकृति, ये सही वर्तनी है। सुमेलित कीजिए। तो ये 27 ये आ जाएगा, 75 ये आ जाएगा, 37 ये और 92 इसका ये आ जाएगा। तो ये तो इजी है भाई, ये तो कर ही लेंगे। सखी शब्द का बहुवचन रूप है। तो सखी शब्द का बहुवचन रूप क्या है? सखियां। इसका ये आएगा भाई। सखी शब्द का बहुवचन रूप क्या है? सखियां। निम्नलिखित में से राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राक्षस का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? सुर। सुर शब्द देवता का पर्यायवाची है। तो सुर शब्द किसका है? देवता का पर्यायवाची है, और ये सारे राक्षस के पर्यायवाची हैं। खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? तो खुश शब्द के साथ कौन सा
उपसर्ग सही लगता है नाखुश। टस से मस न होना मुहावरे का अर्थ है। तो टस से मस न होना मुहावरे का अर्थ है जरा भी न हिलना, जरा भी न हिलना। लक्ष्मण से मेघनाद मारा गया, इसे कृत्रिवाच्य में लिखिए। तो इसका क्या होगा, लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा। कृत्रिवाच्य में क्या होगा, लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा। इति प्लस आदि, इत्यादि कौन सी संधि है, तो ये संधि है यण संधि। जहां उपमेय पर उपमान का आरोपण हो वहां कौन सा अलंकार होता है, तो जहां उपमेय पर उपमान का आरोपण हो वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां होता है रूपक अलंकार। करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। तीन भुवनों का समूह त्रिभुवन, यह कौन सा समास है, तो तीन भुवनों का समूह त्रिभुवन यह कौन सा समास है, यह है द्विगु समास। कौन सा समास है, द्विगु। मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता है का परिचय दीजिए। तो इसका होगा सकर्मक क्रिया, कृत्रिवाच्य, वर्तमान काल, एक वचन, पुल्लिंग। धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और अगली टेस्ट सीरीज भी जल्दी लेके आएंगे। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना भी, वहाँ पे आपको अगर ये पूरी पीडीएफ चाहिए है तो पूरा पेपर सॉल्यूशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।